नमस्कार बच्चों, ये सेवन्थ लेक्चर है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो शॉर्ट नोट्स हम पढ़ रहे हैं, इसका सेवन्थ लेक्चर है। इससे पहले वाली वीडियो में आंग्ल मैसूर युद्ध आपने पढ़ लिया था। अंग्रेजों और मैसूर का जो संघर्ष था वो आपने पढ़ लिया। और उससे पहले आपने बंगाल में जो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों का जो सामना हुआ था, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध आपने पढ़ लिया। बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उसके बाद आपने पढ़ा मैसूर पर, कर्नाटक वाले क्षेत्र में अधिकार कर लिया। अब मराठा साम्राज्य के साथ उनका जो संघर्ष होगा और मराठा साम्राज्य पर वो अपना अधिकार कर लेंगे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध होंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मराठा साम्राज्य की हम पूरी बात करने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत कम समय में समझ में आ जाएगा। तो पूरी सीरीज आप मिस मत कीजिएगा, ये रामबाण सिद्ध हो जाएगा। कम टाइम में पूरा सिलेबस कोर्स कंप्लीट करने का एक अच्छा तरीका ये। सबसे पहले देखिए, हम छत्रपति के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की जो फैमिली थी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, पेशवा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मतलब छत्रपति के जो छत्रपति हुआ करते थे ना, इन्हीं के दरबार में एक सबसे बड़ा पद था, प्रधानमंत्री जिसे कहते थे, सबसे बड़ा पद था। तो उन्हें पेशवा कहा जाता था। अब समय 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 ऐसे बीतता गया कि जो छत्रपति मेन राजा हुआ करते थे, ये कमजोर हो गए। और जो इनके अधीन पेशवा हुआ करते थे, इनके दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो मजबूत हो गए। और एक टाइम ऐसा आया, 1740 और 1749 का ऐसा टाइम पीरियड आया कि जो पेशवा है ना, ये छत्रपतियों से भी आगे निकल गए। मेन पावर इनके पास आ गई, गद्दी पर ये बैठने लग गए। तो उसके बाद पेशवा साम्राज्य हम पढ़ेंगे, ठीक है। और पेशवाओं के ही टाइम पीरियड पर अंग्रेजों और पेशवा का युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुए। उसके बाद मराठा साम्राज्य पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट मैं कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए ताकि। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा स्क्रीन, छत्रपति के बारे में। शुरुआत देखिए, मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, उसके डिटेल में बताऊंगा। शुरुआत हो रही है छत्रपति शिवाजी से। ये गद्दी पर बैठते हैं 1740 से 1780। इनके 2 बेटे हैं, मेन मुख्य 2 बेटे, संभाजी और राजा राम। छत्रपति शिवाजी के बाद गद्दी पर संभाजी बैठते हैं, 1680 से 1689 तक बैठते हैं। मगर मुगलों से युद्ध होता है, इसमें संभाजी की हत्या कर दी जाती है और इनके बेटे शाहू जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब बताइए गद्दी पर कौन बैठेगा? अब गद्दी पर बैठेंगे संभाजी के भाई राजा राम, गद्दी पर बैठेंगे। मतलब शिव छत्रपति शिवाजी के दूसरे बेटे वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन 1700 ईस्वी में इनकी जब मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर बैठते हैं इनके जो बेटे हैं शिवाजी सेकंड। ये छोटे होते हैं, इसलिए राजा राम की जो पत्नी है ताराबाई, वो इनको गद्दी पर लेकर बैठती है। 1700 से 1707 ईस्वी तक बहुत अच्छे से अपना राजगद्दी संभाल रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, मैंने बताया था संभाजी जब मुगलों से लड़ाई लेते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी, इनके बेटे शाहू जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, तो 1707 ईस्वी में शाहू जी को छोड़ दिया गया है और शाहू जी आते हैं शिवाजी सेकंड, मतलब ताराबाई, इनकी मम्मी ताराबाई से अपना राजपाट मांगते हैं। वो मना कर देती हैं। उसके बाद युद्ध होता है। उसके बाद युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। इसमें शाहू जी गद्दी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन शाहू जी की मदद पता किसने की थी? एक व्यक्ति ने की थी, बालाजी विश्वनाथ। इन्हें आगे चलकर पेशवा बना दिया जाता है। किसके द्वारा? शाहू जी के द्वारा, ठीक है। अब शाहू जी की जब मृत्यु होती है तो पेशवा जो है ना, जिन्हें पेशवा बनाया गया था, ये मजबूत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम छत्रपति के फैमिली स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। देखिए, छत्रपति शिवाजी के बारे में, इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र में एक जगह है शिवनेरी, शिवनेर का वहाँ पे एक किला है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके 2 गुरु थे, एक राजनीतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु पूछा जाता है रामदास थे। राजधानी इन्होंने रायगढ़ बनाया। रायगढ़ महाराष्ट्र वाला रायगढ़ है, महाराष्ट्र के अंदर एक रायगढ़ है, वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और 1664 ईस्वी में सूरत जो मुगलों के अधीन हुआ करता था, इन्होंने इतनी भयंकर लूटपाट की कि उसके बाद अगले ही साल
परेशान होकर औरंगजेब ने वहां पर जो है राजा जयसिंह को नियुक्त कर दिया। अब राजा जयसिंह ने हरा दिया शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को हरा दिया। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई 1665 में, ये राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है। इस पुरंदर की संधि में बहुत नुकसान होता है छत्रपति शिवाजी का। उनको अपने 35 किलो में से 23 किले तो मुगलों को देने पड़ते हैं। उसके बाद जयसिंह के कहने पर, राजा जयसिंह के कहने पर छत्रपति शिवाजी मुगलों के दरबार में जाते हैं। मुगलों का दरबार उस समय आगरा में था। औरंगजेब उस समय मुगल शासक था, औरंगजेब आगरा में था। वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जयपुर भवन में गिरफ्तार किया जाता है। ये जयपुर भवन से कंफ्यूज ना होइएगा, ये जयपुर भवन मतलब आगरा के अंदर ही है। 1666 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये अपने बच निकलते हैं, वहां से बच निकलते हैं। तो 1674 में अपना ये राज्याभिषेक करवाते हैं। राज्याभिषेक कहाँ? रायगढ़ इनकी राजधानी थी, वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। बनारस के एक बहुत विद्वान थे, एक बहुत बड़े पंडित थे, श्री गंगा भट्ट, उनको बुलाया जाता है और छत्रपति की ये पदवी हासिल करते हैं। और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 2 टैक्स इन्होंने लगाए थे बहुत इंपॉर्टेंट, चौथ कर लगाया था और सरदेशमुखी। चौथ कर में 1/4 लिया जाता था, सरदेशमुखी में 1/10 हिस्सा लिया जाता था। और शिवाजी के 8 मंत्री थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। इनका मंत्रिमंडल में टोटल मेन 8 सदस्य हुआ करते थे, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। सबसे बड़ा पद जो था पेशवाओं का था, प्रधानमंत्री। तो छत्रपति शिवाजी की कहानी ये थी। अब इनके बाद इनके जो पुत्र थे संभाजी, वो गद्दी पर बैठते हैं। इनके पुत्र वो गद्दी पर बैठते हैं। थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, अच्छे समझ में आए। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संभाजी के बारे में। देखिए, संभाजी 1680 से 1689 तक गद्दी पर रहते हैं। इन्होंने अपने जो सलाहकार के रूप में कवि कलश को बनाया था। उज्जैन के बहुत बड़े विद्वान थे। ये उज्जैन है, ये गलती से लिखा दिया है, उज्जैन है। उज्जैन के बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था कवि कलश। इनको अपना सलाहकार बनाया था संभाजी ने। लेकिन 1689 ईस्वी में मुगलों के साथ लड़ते हुए इनकी हत्या कर दी जाती है और कवि कलश को भी गिरफ्तार करके उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और इनके पुत्र शाहू जी, मतलब ये शाहू जी कौन है? ये शाहू जी हैं छत्रपति शिवाजी के पोते हैं, संभाजी के पुत्र हैं। इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय मुगल शासक औरंगजेब गद्दी पर बैठा हुआ है। 1707 ईस्वी में जब मुगल शासक की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब इनको छोड़ा जाता है। लेकिन 1689 से 1707 तक शासन किसके पास रहा, वो समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया था ना, 1680 से 1689 तक संभाजी थे। इनके बाद इनके बेटे को जब गिरफ्तार कर लिया, तब इनके भाई के पास शासन आ गया, राजा राम। 1689 से 1700 ईस्वी तक इनके भाई के पास शासन रहा। 1689 से 1700 तक इनके भाई के पास, ये संभाजी के भाई थे। इन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। इनकी भी मृत्यु मुगलों से लड़ते हुए 1700 ईस्वी में हो जाती है। अभी भी संभाजी जो है, शाहू जी गिरफ्तार ही हैं। संभाजी के पुत्र अभी भी शाहू जी मुगलों की ही कैद में है जब राजा राम की मृत्यु होती है। इसके बाद राजा राम का पुत्र जो है शिवाजी मात्र 4 वर्ष की आयु के थे। शिवाजी सेकंड 4 वर्ष की आयु के थे। इसीलिए जो राजा राम की विधवा हैं ताराबाई, वो संरक्षक बनकर राजपाट संभालती हैं। अब इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1707 ईस्वी में शाहू जी कैद से छूट जाते हैं। अब शाहू जी आते हैं, ताराबाई से अपना साम्राज्य मांगते हैं। जब वो मना कर देती हैं तो उनके बीच में खेड़ा का युद्ध होता है। ये खेड़ा का युद्ध ताराबाई और शाहू जी के बीच में होता है। और शाहू जी की मदद करने वाले बालाजी विश्वनाथ इस समय थे। ये युद्ध कौन जीत जाता है? ये युद्ध शाहू जी जीत जाते हैं, ताराबाई हार जाती है और गद्दी किसके पास आ जाती है? शाहू जी के पास। शाहू जी कौन है? छत्रपति शिवाजी के पोते हैं। ये खेड़ा जो जगह है महाराष्ट्र में, ये खेड़ा जो जगह है ये महाराष्ट्र वाला जगह है, ठीक है। अब खुश होकर बालाजी विश्वनाथ से इतना खुश होते हैं कि 1713 ईस्वी में जो सबसे बड़ी पोस्ट थी मराठाओं की, पेशवा बना दिए जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। यहीं से पेशवाओं का जो बढ़ोतरी है, डेवलपमेंट, वो शुरू हो जाता है। 1749 में मृत्यु होती है शाहू जी की। इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है। इसी कारण से
अब जो पेशवा थे ना वो मजबूत होना शुरू हो गए और जो छत्रपति है वो बहुत कमजोर हो गए थे। इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसी कारण से इनके रिलेशनशिप में राजा राम सेकंड जो थे इनको नाम मात्र का छत्रपति बना दिया गया। अब छत्रपति और आपके छत्रपति और पेशवाओं के बीच में संधि हुई, संगोला की संधि कहते हैं 1750 में। इसमें नाम मात्र का राजा राम सेकंड को छत्रपति माना गया और सारी शक्ति किसके पास आ गई? ये सारी शक्ति पेशवाओं के पास आ गई। अब पेशवा के बारे में पढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको छत्रपति की फैमिली समझ में आ गई होगी। शाहू जी 1749 में इनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन पेशवाओं को थोड़ा नज़र डालिए। बालाजी विश्वनाथ तो पेशवा हैं, किसके अधीन पेशवा है? अभी शाहू जी के अधीन। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हो जा रही है, शाहू जी अभी भी जिंदा है। इनके बेटे बाजीराव सेकंड प्रथम ये गद्दी पर बैठते हैं, मतलब पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं। इनके टाइम पीरियड पर पेशवा बहुत मजबूत हो गए हैं, देख लीजिए 1740 तक रहते हैं ये बाजीराव प्रथम वही हैं, बाजीराव मस्तानी वाले। अभी भी शाहू जी जिंदा हैं। अब इनके बाद गद्दी पर बैठते हैं बालाजी बाजीराव। इन्हीं के टाइम पीरियड पर शाहू जी की मृत्यु होती है और राजा राम जो सेकंड है इन्हें नाम मात्र का छत्रपति बनाया जाता है। और बालाजी बाजीराव इस समय सबसे मजबूत हो गए हैं मराठाओं में। ठीक है, ये कहानी है। अब देखिए शाहू जी ये हैं। अब राजा राम सेकंड कौन है? देख लीजिए, ये हैं, ये शिवाजी जो सेकंड थे इन्हीं के पुत्र हैं राजा राम सेकंड। जो शिवाजी जो 4 वर्ष की आयु के थे, इनकी माता ताराबाई लेकर गद्दी पर बैठी थी। ये अब बड़े हो गए थे, इनके एक पुत्र भी हो गए थे राजा राम सेकंड। ये बाद में इनको शाहू जी की मृत्यु के बाद इनको छत्रपति नाम मात्र का माना जाता है। तो ये पूरा फैमिली स्ट्रक्चर है, सिंपल तरीके से आपने पढ़ लिया। अब पेशवा के बारे में पढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बारे में तो आप समझ गए हैं, इन्होंने ही हेल्प की थी, किसकी? शाहू जी की हेल्प की थी। उसी के बाद तो गद्दी पर बैठ पाए थे। शाहू जी की हेल्प की थी तभी तो शाहू जी को गद्दी मिली थी। 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1713 में इनको पेशवा बना दिया जाता है शाहू जी के द्वारा। इनकी मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। अब बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं, अभी भी शाहू जी छत्रपति ही हैं। और इस समय जो छत्रपति की जो सिचुएशन है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं देश के, वैसी सिचुएशन है। और प्रधानमंत्री एक तरीके से बाजीराव, मेन पावर इन्हीं लोगों के पास है। और 1728 में पालखेड़ा का युद्ध होता है भैया, नासिक के अंदर ये पालखेड़ा जगह है। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम को हरा दिया जाता है बाजीराव प्रथम के द्वारा। ये बाजीराव मस्तानी वाले हैं। निजामुल मुल्क उस समय हैदराबाद का निजाम था, उसको हरा दिया जाता है। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है बाजीराव मस्तानी के द्वारा, बाजीराव प्रथम के द्वारा। ये पहले पेशवा ऐसे हैं जो जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मस्तानी से इनका रिलेशन था, इसी कारण से ये बहुत फेमस थे। मस्तानी कौन थी? बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की ये पुत्री थी। और 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है बाजीराव प्रथम की। और बाजीराव प्रथम के बाद जो पेशवा बनते हैं वो बालाजी बाजीराव, ये इन्हीं के पुत्र थे। फैमिली समझ लीजिए, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। बाजीराव प्रथम के बाद पुत्र, इनके 2 पुत्र देख लीजिए, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। गद्दी पर कौन बैठते हैं अभी? बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक गद्दी पर बैठते हैं। इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1750 में संगोला की जो संधि हुई थी मैंने बताया था, जिसमें 1749 में शाहू जी की मृत्यु हो गई है और 1750 में संगोला की संधि राजा राम सेकंड, जिन्हें नाम मात्र का छत्रपति बनाया जाता है, और पेशवाओं के बीच में यह संधि होती है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई भैया 1761 में होती है। यहीं से पेशवाओं का पतन होना शुरू हो जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। उस समय ये लड़ाई किसके बीच में होती है? अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं की सेना के बीच में होती है और इसमें मराठा हार जाते हैं। ठीक है, दुर्रानी वंश का ये शासक था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाता है। नादिर शाह का नाम सुना है ना, उसी का उत्तराधिकारी है।
1761 में इनकी मृत्यु हो जाती है बालाजी बाजीराव। क्यों मृत्यु होती है जानते हैं? इस युद्ध में इनको बहुत नुकसान हुआ था, इनके पुत्र इनके भाई की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से इस वियोग में, इस टेंशन में इनकी मृत्यु हो जाती है। मैं समझाता हूं। देखिए, बाजीराव प्रथम के बाद मैंने बताया बालाजी बाजीराव हैं। इनके एक और भाई थे, रघुनाथ राव के अलावा एक और भाई थे। और इनके जो बड़े बेटे हैं विश्वास राव, इनकी भी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। इसी कारण से बालाजी बाजीराव ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है जानते हैं? माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम बैठते हैं। इसके बाद माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद नारायण राव सेकंड बन जाते हैं। माधवराव प्रथम को टीबी हो जाता है, टीबी की बीमारी हो जाती है। फिर नारायण राव सेकंड गद्दी पर बैठते हैं। ये सब देख रहे होते हैं कौन? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि भैया मेरे बाद जो जन्मे हैं, मेरे सामने जो पैदा हुए हैं, वो गद्दी पर बैठते जा रहे हैं, मुझे गद्दी कब मिलेगी? तो ये रघुनाथ राव हेल्प ले लेते हैं किसकी? अंग्रेजों की। यहां से अंग्रेजों का दखल अंदाजी शुरू हो जाता है। तो प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध यही हो गया था। उसके बाद नारायण राव सेकंड के बाद गद्दी पर बैठते हैं माधव राव नारायण सेकंड। लेकिन यहां से गद्दी दोबारा किसको मिल जाती है? बाजीराव सेकंड। ये रघुनाथ राव के पुत्र थे और ये भी अंग्रेजों की मदद लेते हैं। तो दूसरा और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ था। तो रघुनाथ राव और बाजीराव ये ऐसी फैमिली थी, ये पिता और पुत्र ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों से हेल्प ली और इसी कारण से अंग्रेजों ने दखलंदाजी किया और मराठा साम्राज्य खत्म हो गया। तो फिलहाल हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से। बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई है। अब गद्दी पर कौन बैठते हैं? माधवराव प्रथम। देखते हैं माधवराव प्रथम के बारे में। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक गद्दी पर रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे पेशवा थे जिन्होंने दोबारा से मुगलों की जो खोई हुई सत्ता थी, जो खोई हुई गरिमा थी, उसको जगाया। क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हो चुका है। तो जो शाह आलम सेकंड मुगलों का शासक है, वो नाम मात्र का ही मुगलों का शासक है। अब वो पेंशन भोगी हो चुका है। किसका? अंग्रेजों का। तो शाह आलम को दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठाने वाले कौन थे? माधवराव प्रथम। पहले शाह आलम सेकंड अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे, अब मराठाओं के पेंशन भोगी हो गए। टीबी रोग हो जाता है माधवराव प्रथम को और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका बेटा ना होने के कारण इनका छोटा भाई नारायण राव सेकंड वो अगला पेशवा बनता है। देखिए, नारायण राव सेकंड ये अगले पेशवा बनते हैं। किसके बाद? दिखाई दे रहा होगा, बालाजी बाजीराव, सॉरी, माधवराव प्रथम के बाद नारायण राव सेकंड ये गद्दी पर बैठते हैं। मगर एक साल के बाद ही नारायण राव सेकंड की हत्या इनके चाचा जी ने कर दी, रघुनाथ राव ने। ठीक है, नारायण राव सेकंड ये किसके भाई हैं? माधवराव प्रथम के भाई हैं। 1772 से 1773 तक रहते हैं। इसके बाद रघुनाथ राव अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही भतीजे की हत्या कर देते हैं। उसके बाद गद्दी छीन लेते हैं रघुनाथ राव। लेकिन 1773 से 1774 तक ही इनके पास शासन रहता है। पता क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, नारायण राव सेकंड का नाम सुन रहे ना, इनकी हत्या की गई है और रघुनाथ राव ने गद्दी तो ले ली है टेम्परेरी तौर पर, लेकिन अभी नारायण राव सेकंड जो थे ना, इनकी जो पत्नी थी, इनके पेट में एक बच्चा था। उस बच्चे का जो जन्म होता है माधव राव सेकंड या माधव नारायण राव का, सवाई माधव राव भी इन्हें कहते हैं, माधव नारायण राव सेकंड का, तब ये गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि बहुत छोटी उम्र के थे, इसीलिए 12 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। 12 सभा इसे कहते हैं, 12 भाई सभा इसे कहा जाता है। तो ये 12 भाई सभा रघुनाथ राव से गद्दी छीन लेते हैं। अब गद्दी पर कौन बैठते हैं? माधव नारायण सेकंड। छोटी उम्र होने के कारण जो 12 लोगों की टीम थी वो शासन चला रही थी। ठीक है, यही कारण था रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में जाते हैं। ठीक है, अब माधव राव नारायण सेकंड 1774 से 1796 तक गद्दी पर बैठते हैं। अब
इनकी आयु 2 वर्ष की थी, लगभग 2 वर्ष भी नहीं हुए थे, 1 और 2 वर्ष के बीच में थी। ये किसके पुत्र हैं? नारायण राव सेकंड के पुत्र हैं। नारायण राव सेकंड के पुत्र हैं। पूरा फैमिली स्ट्रक्चर मैंने बता दिया अच्छे से। इनका जो संभालने वाला जो सिस्टम था, 12 भाई लोगों की एक सभा थी, 12 सदस्य थे, ठीक है, जिसे 12 भाई सभा कहा जाता था। नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया इसमें दो प्रमुख थे, इसमें दो प्रमुख लोग थे। नाना फडणवीस की ही सहायता से रघुनाथ राव से गद्दी छीनी जाती थी, गई थी। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ, माधव नारायण राव सेकंड के टाइम पीरियड पर हुआ। ये क्यों हुआ? रघुनाथ राव जिनसे गद्दी छीनी गई थी वो अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं, अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं और बोलते हैं भैया हमारी मदद कीजिए। तो इस कारण से ये युद्ध हो जाता है। बाद में सालाबाई की संधि होती है और उस समय गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग है। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है, ये आप जानते ही हैं। तो सालाबाई की संधि के साथ पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। हालांकि इसमें अंग्रेजों को ही मुंह की खानी पड़ती है और सालाबाई की संधि करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बाजीराव सेकंड, देखिए माधवराव नारायण सेकंड की मृत्यु के बाद ना गद्दी किसको मिल जाती है? बाजीराव सेकंड। ये बाजीराव सेकंड याद है कौन है? ये रघुनाथ राव के पुत्र हैं। ये रघुनाथ राव वही हैं जो अंग्रेजों की मदद लेते हैं। अब बाजीराव सेकंड गद्दी पर बैठते हैं, ये अंतिम पेशवा होते हैं। ये भी अपने पिता की तरह ही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो ये अंग्रेजों के पास भाग जाते थे। अब ये ऐसे थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि चलाई थी ना, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि चलाई गई थी, ये किसने अपना ली? ये बाजीराव सेकंड ने सहायक संधि अंग्रेजों की अपना ली। गवर्नर जनरल इस समय कौन है? दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पीरियड पर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806। ये पता क्यों होता है? जब सहायक संधि बाजीराव सेकंड के द्वारा अपना ली गई तो जितने भी मराठा थे, हालांकि मराठाओं की 5 शाखाएं हो गई थी, जितने भी मराठा थे सबने कोसा बाजीराव सेकंड को और गद्दी से हटा दिया थोड़ी देर के लिए। तुम पेशवा बनने लायक नहीं हो, तुमने अंग्रेजों की यार अधीनता स्वीकार कर ली, ये मराठाओं के खून में नहीं है। तो उसके बाद बाजीराव सेकंड जब गद्दी छीन ली गई थोड़े दिन के लिए, तो ये अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं। तो अंग्रेजों को मौका मिल जाता है मराठाओं से युद्ध लड़ने का, तो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। राजापुर घाट की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है। इस युद्ध के बाद दोबारा से बाजीराव सेकंड को गद्दी मिल जाती है, ठीक है। अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कैसे होता है? बहुत कमजोर अब तक हो चुके हैं मराठा बहुत कमजोर हो चुकी है मराठा शक्ति। इसी कारण से अंग्रेजों को मौका मिल गया कि भैया मराठा साम्राज्य को खत्म ही कर दो। अब लॉर्ड हेस्टिंग का जब टाइम पीरियड था 1817 से 1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है और पूना की संधि होती है। इस पूना की संधि के द्वारा जो बाजीराव सेकंड थे ना, इनको कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, क्या जगह है लिख देता हूं मैं, बिठूर, वहां पर भेज दिया जाता है और इनको पेंशन दी जाती है, इनको पेंशन दी जाती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बाजीराव सेकंड वहीं रहते हैं और इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था, दोदू पंत जिसका नाम था, दोदू पंत। ये उन्हें भी नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। जो 1857 की क्रांति हुई है ना, उनमें दोदू पंत ने भी पार्टिसिपेट किया था, नाना साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था। पता क्यों? क्योंकि उनकी पेंशन रोक दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। बाजीराव सेकंड की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो इनकी पेंशन रोक दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। बोला जाता है, मतलब इनके पुत्र की पेंशन रोक दी जाती है। बोला जाता है भैया बाजीराव सेकंड को ही पेंशन दी जा रही थी, आपको नहीं मिलेगी। और एक तो आप दत्तक पुत्र हैं, एक तो आप मतलब गोद लिए हुए पुत्र हैं, इस कारण से आपको नहीं दी जाएगी पेंशन। तो ये पूरी कहानी थी मराठा साम्राज्य की। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डिटेल में क्लास नोट्स इसके श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRI श्री EDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, कंप्लीट GS के
क्लास नोट्स मिल जाएंगे और पूरी डिटेल के साथ मज़ा आ जाएगा आपको। या 7888 7742445 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और नोट्स या जो हमारा कोर्स जीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।